कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस खास कार्यक्रम में, इस खास शो में। मैं आप सभी के साथ हूं कंचन। आज का शो बहुत ही स्पेशल, बहुत ही खास होने जा रहा है, क्योंकि जब भी मैं आप लोगों के सामने प्रोग्राम्स लेकर आती हूं, शोज लेकर आती हूं, तो हमेशा से मेरे प्रोग्राम्स, मेरे शोज में आप बहुत कुछ सीखते समझते हैं और बहुत सारी ऐसी पर्सनैलिटीज से मैं आपकी मुलाकात कराती हूँ जो आपको बहुत कुछ देकर जाती हैं। बहुत सारी ऐसी पर्सनैलिटीज से आज तक आप मिल चुके हैं जिन्होंने आपको बहुत कुछ दिया है और बहुत कुछ उनसे आपको मिल सकता है आने वाले फ्यूचर में। ऐसी ही एक शख्सियत को आज मैं फिर से अपने शो में लेकर आ गई हूं जो बहुत ही खास हैं और साथ ही साथ आज उनसे इतनी सारी हम बातें करने वाले हैं जो सिर्फ आपसे ही जुड़ी हुई है। तो मेरे साथ यहाँ पर सत्कार्मिक मिशन फाउंडेशन के स्पिरिचुअल हेड जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ सर आपका। ओम तत्सत। कैसे हैं सर आप? सत श्री अकाल सर। सत श्री अकाल जी। सर, सबसे पहले मैं आज आपसे जानना चाहती हूँ कि ये जो सत्कार्मिक मिशन फाउंडेशन है सर, जिसकी अभी हम बात भी कर रहे थे ऑफ द कैमरा, ये है क्या सर? इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, ये हमने स्टार्ट किया था करीबन आज इसको 10 साल हो चुके हैं। ओके। तो जब हम लोगों ने ये स्टार्ट करा, बीच में हमने इसके अंदर बड़े सारे प्रोग्राम्स करे। तो मेन इसका ऑब्जेक्टिव था कि स्पिरिचुअलिटी के साथ जो हम अपने सिक्की में करते हैं सरबद्दा भला, तो कैसे हम सारी कम्युनिटीज को साथ लेते हुए एक ऐसा सिस्टम बनाए जिसके अंदर उनको स्पिरिचुअल अवेयरनेस भी मिले और साथ में स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन से भी दूर हो और कम्युनिटी डेवलपमेंट भी हो। तो इस तरीके का ये हम लोगों ने प्लेटफॉर्म बनाया, ऑर्गेनाइजेशन बनाई जो आज देश और विदेश के अंदर काफ़ी पॉपुलर है और साथ में कम्युनिटी डेवलपमेंट और सोशल वेलफेयर डेवलपमेंट के अंदर काफ़ी काम कर चुकी है। ओके। इंद्रप्रीत जी, कहते हैं कि जब हम किसी चीज़ को शुरू करते हैं तो उसके पीछे बहुत सारे विजन्स होते हैं, मतलब कुछ सोचकर ही हम किसी चीज़ की शुरुआत करते हैं। तो ये जो फाउंडेशन आपने स्टार्ट किया, मतलब कहते नहीं है कि इस काम को करने के लिए ना मुझे यहाँ से किक मिली, मेरे को ये आया, मतलब मैंने ये सोचा, तो क्या थॉट प्रोसेस था, क्या दिमाग में आया? जब हम लोगों ने ये शुरू करा तो सबसे पहले हमें हमारी प्रेरणा मेरी लंगर सेवा से। अच्छा। और साथ में जैसे हमारे सिक्के के अंदर कहते हैं सरबद्दा भला, हाँ जी, कि वेलफेयर फॉर ऑल। तो उसके अंदर हम चले तो हमने देखा कि जैसे कोरोना भी आया, तो आप देखेंगे कोरोना के अंदर जब इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स आई तो ना तो किसी ने किसी का कास्ट देखा, हाँ जी, ना रिलीजन देखा, हाँ जी, ना तो जिसको जानता था, सिर्फ ह्यूमैनिटी जीती। तो ह्यूमैनिटी ने डाला कि भाई मुझे ऑक्सीजन चाहिए, तो ऑक्सीजन मिल गया। उन्होंने बोला जी हमें इसके साथ में कहीं पे बेड चाहिए, तो बेड मिल गया। तो जो ये सिस्टम है जहाँ पर हर कोई किसी की मदद के लिए आ जाता है, तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि ये सिचुएशन हमें तभी निकलती है कि जब कोई ना कोई ऐसी नेचुरल कैलामिटी या कोई ऐसी आपदा हो जाती है। बट नॉर्मल लाइफ में आते ही सब दोबारा भूल जाते हैं। तो इस तरीके से किस तरीके से सब मिलके हैंड होल्डिंग करके स्पिरिचुअल भी रहे और साथ में कम्युनिटी डेवलपमेंट भी करें, तो उसकी नींव रखते हुए ये सत्कर्मिक मिशन की नींव रखी गई। अच्छा। ये आपकी फाउंडेशन जो है सर, कितना वक्त हो गया है इंद्रप्रीत जी से? अब ये हमारा तकरीबन 1 डेकेड हो चुका है, मतलब 10 साल हो चुके हैं। अच्छा। इन संस्थाओं के प्रोजेक्ट्स को चलते हुए। तो ये जो 10 साल रहे, 10 साल कोई छोटा समय नहीं है सर, ये बड़ा अंतराल है 10 साल का। तो इन 10 सालों में क्या कुछ हमारी फाउंडेशन ने अभी तक किया है? इसके अंदर हम लोगों ने शुरुआत करी, सबसे पहले अपनी हमने लगाया हेल्थ केयर लंगर सेवा। अच्छा। तो जैसे गुरुद्वारों में तो खाने की लंगर सेवा होती है, ऐसे हेल्थ केयर लंगर सेवा लगी। हेल्थ केयर लंगर सेवा के अंदर हमने पूरे नॉर्थ इंडिया के अंदर करीबन 250 से ज़्यादा फ्री हेल्थ कैंप लगाए। उसके साथ में हमने हॉस्पिटल्स के साथ और मल्टी डायग्नोस्टिक चेन्स के साथ टाई अप करे कि जो लोग आज डायग्नोस्टिक की पेमेंट नहीं दे सकते या उनके पास संसाधन नहीं है, तो हम उनके कैंप लगाए, कैंप से उनको आइडेंटिफाई करें, आइडेंटिफाई करके उनके पास दें। तो 2 बेनिफिट हो जाएंगे। एक तो जो पेमेंट नहीं दे सकता ज़्यादा, उसको चैरिटेबल रेट पे इलाज हो जाए, प्लस उसको प्रायोरिटी मिल जाए। तो इसके अंदर जब हमने करा तो आप जान के हैरान होंगे कि करीबन दिल्ली एनसीआर में शायद ही कोई ऐसा गुरुद्वारा या मंदिर बचा हो जिसके ग्रंथी साहिबान और जिसके अंदर मंदिर में जो लोग काम करते हैं, उन सबके परिवारों ने हमारे साथ जुड़ के अपने माँ बाप के उसके अंदर इलाज करवाए, टेस्ट करवाए। तो आज पूरे देश में करीबन 2.5 लाख से 3 लाख लोग इस हेल्थ केयर लंगर सेवा का बेनिफिट उठा सकते हैं। अच्छा। तो आ चुके हैं आज तक। ये आपने पूरा 10 साल का ये बताया पूरे है। 10 साल में हेल्थ केयर लंगर सेवा। फिर हमने चालू करी एजुकेशन लंगर सेवा। अच्छा। वो एक और एक्सपेरिमेंट था जिसके अंदर हमने सबसे पहले गुरुद्वारे और मंदिर, उसके अंदर जो लोग काम करते हैं, पुजारी, क्योंकि क्या होता है, हम जैसे जाते हैं अरदास करते हैं तो हम चढ़ावा तो चढ़ा देते हैं, बट जो बंदा हमारी अरदास कर रहा है, बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि आज वो अपने बच्चों के लिए एजुकेशन भी नहीं दे पाते। बिल्कुल। तो फिर हम लोगों ने एक पूरा कैंपेन चलाया जिसके अंदर हमने डेटाबेस बनाया, मंदिरों की
और गुरुद्वारों की कम्युनिटी में जो लोग काम करते हैं उनका डेटाबेस बना के उनसे पूछा आप बताओ आपके बच्चों की कितनी फीस है। तो कोई बच्चा स्कूल में था, कोई बच्चा पढ़ता था कॉलेज में और कोई कोचिंग करता था। हर जगह प्रॉब्लम आती थी उनकी फीस की। तो हम लोगों ने फिर ये एजुकेशन लंगर सेवा चालू करी और मैं इसमें बताना चाहूँगा कि पिछले 10 साल में करीबन 18 से 20 करोड़ रुपए की तो डोनेशंस और साथ में 50 लाख से ज़्यादा जो लोग ऐसे गुरुद्वारों में और मंदिरों में काम करते हैं और इकोनॉमिकली बैकग्राउंड से आते हैं उन बच्चों की डायरेक्ट ट्रांसफर टू स्कूल्स कॉलेज इंस्टीट्यूशंस फीसें हम आज तक जनरेट कर चुके हैं। अच्छा। तो हमने उसमें कंसल्ट किया कि अगर आप जाके आज किसी गुरुद्वारे में या मंदिर में 100 रुपये चढ़ाते हैं तो उसमें से 100 रुपये में से 70 रुपये आप एजुकेशन लंगर सेवा और हेल्थ केयर लंगर सेवा में कर दें तो वही जो 100 रुपये वहाँ जाते थे उसकी बजाय अगर आज 70 रुपये बच्चों की पढ़ाई के लिए और उनके घर परिवार की देखभाल और दवाइयों के लिए लग जाए तो बहुत बड़ी डेवलपमेंट हो सकती है। तो आज ये इंडिया का सबसे बड़ा फ्लैगशिप एजुकेशन लंगर सेवा और हेल्थ केयर लंगर सेवा हमारी संस्था चला रही है। वेरी नाइस सर। तो और इसके अलावा सर 10 सालों इसके साथ में हम लोगों ने एक बहुत बड़ी मुहिम स्टार्ट करी जिसका नाम था नशा मुक्त भारत। अच्छा। तो जब हम लोग पंजाब में या उत्तराखंड में भी करते थे काम तो हमने देखा कि ड्रग पेडलिंग बहुत जोरों शोरों पे है और ये आप हैरान होंगे जाएंगे कि आज ड्रग पेडलिंग के अंदर 80% लड़कियां 15 साल की उम्र से लेकर और उनकी माएँ वो पेडलिंग करती है, जेंट्स नहीं करते। अब इसके पीछे एक कारण है कि जब भी बार बार छापे पड़ते हैं और बड़ा कुछ होता है तो वो पकड़ के तो ले आते हैं बट दोबारा वो लोग ड्रग पेडलिंग में चले जाते हैं। तो हमने ये देखा कि जहाँ पर हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात तो कर रहे हैं बट सबसे ज्यादा आज की डेट में वुमेन और चाइल्ड की इन्वॉल्वमेंट ड्रग पेडलिंग में है। तो इसको हम कैसे ठीक करेंगे। तो हमने इस तरीके से पंजाब के बड़े ड्रग अफेक्टेड एरियाज में काम करा। सबसे पहले हमने वहां पर जाके जो ऐसे ड्रग कार्टल थे जो ड्रग्स की तस्करी करते थे उनकी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करी। वो इंफॉर्मेशन हमने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, होम मिनिस्टर ऑफिस और प्रेसिडेंट को सबमिट करी। अच्छा। उसके बाद मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि हमने वहाँ एक्सपोज करा और एनआईए की टीम ने छापा मारा और ऐसे ड्रग पेडलर्स को पड़ा जिसकी इंफॉर्मेशन आज तक पता नहीं चली। अच्छा। और फिर वो जो अब वहां से ड्रग पेडलिंग रुकी तो अब निकाले कैसे बाहर बच्चों को और लेडीज को, तो रोजगार जरूरी था। फिर वहां पे हमने लॉन्च करा इंडिया का सबसे बड़ा अपना फुलकारी प्रोजेक्ट जहाँ पर हमने पिंडों के अंदर जाके उत्तराखंड में चमोली में भी वहाँ पर जाके सुइंग मशीन्स दी लड़कियों को, एक जिसको आती थी सिलाई कढ़ाई उसको बोला कि आप इनको सिलाई कढ़ाई समझाओ। उन्होंने बनाया, बनाने के बाद हमने इंडिया और एनआरआईज को बेचा और आज उससे करीबन 2 लाख से ज्यादा लेडीज अपना घर और परिवार चला रही हैं और ड्रग्स की कमाई से होने वाली चीज से बाहर आ चुकी है। ये वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, वुमेन एम्पावरमेंट। बहुत खूब, बहुत खूब। तो आने वाले 10 सालों की अगर मैं बात करूं सर, तो आने वाले 10 सालों में क्या कुछ प्रोजेक्ट अभी फाउंडेशन के पास हैं जो करने हैं, जो अभी बाकी हैं, मतलब पेंडिंग है? हाँ, इसके अंदर देखिए सबसे पहला तो जो हम लोगों ने प्लान बनाया वो ये बनाया कि स्पिरिचुअलिटी को ज्यादातर हम जोड़ते हैं ओल्ड एज से। हाँ। बट आज आप देखेंगे सबसे ज्यादा सुसाइड स्कूल्स में हो रहे हैं, बिल्कुल, कॉलेजेस में हो रहे हैं। बिल्कुल। तो जब भी हम अपनी लाइफ की जर्नी में बढ़ते हैं आगे तो हम ये देखते जाते हैं हर बार हालात हमारे हिसाब से नहीं चलते। तो जब हमारे हिसाब से नहीं चलते तो जिस बच्चे को हमने पैम्पर करके घर में रखा है जैसे ही वो स्कूल में जाता है या कॉलेज में जाता है फिर माहौल बदल जाता है। तो सबसे ज्यादा तो आज स्पिरिचुअलिटी की जरूरत यूथ को है, ना कि सीनियर सिटीजन्स को है। और आप जान के हैरान होंगे कि हमारे जितने भी अब समागम लगते हैं यानी डिस्क कोर्सेज, तो पहले क्या होता था, पहले लोगों तो लगता था कि अगर कोई स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाएगा तो ना तो वो नौकरी करेगा ना पढ़ाई करेगा, सिर्फ बैठ के सत्संग ही करेगा। बट ये बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन हम लोगों ने पूरे इंडिया में देखी है जहाँ पर अगर तो हमारा कोई समागम लगता है तो उसके अंदर मैक्सिमम यूथ आते हैं। तो अगर जो चेंज मैं देखना चाहता हूँ, मैं ये देखना चाहता हूँ कि आने वाले टाइम के अंदर अगर स्कूल्स में, कॉलेजेस के अंदर और घर परिवारों के अंदर बच्चों को स्पिरिचुअलिटी से जोड़ा जाए तो ये जो स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, उसके साथ में आज जो इनकी वजह से लोग सुसाइड करते हैं और मेंटल वेलबींग, चोट लग जाती है तो दिख जाती है, अंदर किसके क्या बारूद उबल रहा है वो पता नहीं चलता। बिल्कुल। तो यही हमारी ऑब्जेक्टिव है कि हम स्पिरिचुअलिटी को यूथ से जोड़े और परिवार को बोले कि आपको अगर आज अपना बच्चा प्यारा है तो उस बच्चे को प्यारे को संभालने के लिए उसको स्पिरिचुअलिटी से आपको स्ट्रेंथन करना जरूरी है। तो ये जो प्रथा चलती आ रही है कि स्पिरिचुअलिटी इज ओनली फॉर द रिटायर्ड वन या फॉर द ओल्ड, इट स्टार्ट्स फ्रॉम योर होम, फ्रॉम योर चाइल्ड।
तो ये मूवमेंट हम चाह रहे हैं चलानी। और आजकल का जो हमारा जेनजीज कहते हैं ना लोग कि अब ये ज़माना जो है ये जेनजीज का ज़माना है, तो अब तो हम देख रहे हैं कि स्पिरिचुअलिटी की तरफ जेनजीज बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट है। मतलब अब वो समय जो है वो चला गया है सर, जब कभी बुजुर्ग जो है सिर्फ उन्हीं को स्पिरिचुअलिटी में देखा जाता था, तो ये बड़ा अच्छा आप कर रहे हैं। इसके साथ एक सवाल, जैसे क्रिकेट लीग के लिए भी आप करते हैं, तो ये क्रिकेट लीग का क्या है, इसके बारे में बताइए। देखिए, जब हम 10 साल से ऐसे काम कर रहे थे, तो जब हम ये काम कर रहे थे तो हमने देखा भी मास मूवमेंट में कैसे बच्चे और बच्चियों को एक रोजगार का अवसर दे सकते हैं। तो जब वो बात हुई तो कितने कारखाने खोल लेंगे या कितने वो कर लेंगे। दूसरा, पंजाब देख लें या आज आप उत्तराखंड देख लें, तो बड़े सारी जगहों पे पलायन बहुत ज्यादा है, जिसको हम माइग्रेशन कहते हैं। तो माइग्रेशन के पीछे भी है कि यहाँ अपॉर्चुनिटी नहीं है, बट सब जगह पे एक चीज कॉमन है कि अगर आप यहाँ किसी भी क्लस्टर एरिया में चले जाए, यहाँ किसी भी पहाड़ में चले जाए, यहाँ किसी भी आप चले जाए पिंड में, हर जगह आपको एक बच्चा बैट बॉल खेलते हुए जरूर दिख जाएगा। तो जब हमने ये 10 साल लगाए अपने और ये देखा कि कैसे हम इसमें से उभार सकते हैं अपने यूथ को, जिसको हम यूथ एम्पावरमेंट और वुमेन एम्पावरमेंट में ला सकते हैं, तो नींव रखी गई गली मोहल्ला क्रिकेट लीग की। अच्छा, जीएमसीएल। और आप जान के अब ये खुश होंगे कि आज की डेट पे इंडिया का सबसे बड़ा ग्रास रूट्स टूर्नामेंट ये गली मोहल्ला क्रिकेट लीग हो रहा है। हाँ। और जिस तरीके से इंडियन आइडल ने म्यूजिक के अंदर घर से बच्चों को बाहर निकाला और उनको प्लेटफॉर्म दिया, और डांस इंडिया डांस ने डांस पे दिया, ये गली मोहल्ला क्रिकेट लीग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो अब एक बच्चों को अवसर दे रहा है जहां पर वो बच्चे 40 से 50 हजार की इनकम कमा सकते हैं। उसके बाद वो देश और विदेश में जाके अपना करियर क्रिकेट में बना सकते हैं। तो इस तरीके का हमने ये गली मोहल्ला क्रिकेट लीग एक स्टार्ट करी है। सर, ये गली मोहल्ला क्रिकेट लीग जो है ये ग्रास रूट लीग होते हुए भी ये इतनी बड़ी मूवमेंट कैसे बन गई है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। इसमें आपको बताना चाहूंगा, देखिए जब भी तो टूर्नामेंट होता है ना, क्योंकि आजकल तो लीग एक बहुत अच्छा फॉर्मेट बन गया, सभी लीग करवाते हैं। बट क्या होता है, जैसे आप पंजाब में जाते हैं या आप किसी भी जगह पे जाते हैं, तो आप देखते हैं कि वो बच्चा जब लीग में जाके खेलता है या कहीं खेलता है ना, तो हमने जैसे खुद देखा, तो बड़े सारे ऐसे बच्चे आ रहे थे, जब वो बॉलिंग कर रहे थे जूते पहन के, तो बॉल जा रही थी लेफ्ट राइट, जैसे उसने जूते उतार दिए, नंगे पैर आ गया, तो बॉलिंग पड़ी पूरी विकेट में। अब सवाल है कि जब उसने इतने महंगे जूते पहने तब बॉलिंग नहीं हो रही और नंगे पैर हो रही है, क्योंकि जहां से वो उठ के आया है वहां कभी वो जूते अफोर्ड ही नहीं कर पाया। तो आज अगर आप उसको जूते पहना दो तो खेलेगा कैसे। दूसरी एक और प्रॉब्लम आती है, आज अगर किसी भी बंदे को स्टेट लेवल पे खेलना है या नेशनल लेवल पे खेलना है या उसको समझ लीजिए बड़ी लीग आईपीएल में खेलना है, तो उसको लेदर बॉल से जाना पड़ेगा। बट ये जान के आप हैरान होंगे कि दुनिया भर में टेनिस बॉल खेलने वाली कंट्रियां लेदर बॉल से ज्यादा है, टेनिस बॉल से खेलने वाले बच्चे लेदर बॉल से ज्यादा हैं। और ऐसे ऐसे बच्चे हैं जम्मू कश्मीर में आज जो सिर्फ 1 महीना जाके मैच खेलते हैं ऑस्ट्रेलिया में टेनिस बॉल का और 1 करोड़ रुपया लेके घर आते हैं। तो जो कमाई है वो भी आज टेनिस बॉल में ज्यादा है। बट क्योंकि यहाँ पे लेदर बॉल डोमिनेट करती है, तो कभी भी उस चीज को बच्चों ने उस तरीके से लिया ही नहीं। और ये चीजों को बाहर निकालने के लिए हमने सबसे पहले लाया कि अगर तुम निक्कर में हो या तुम बनियान में हो और तुम्हारे पास जूते नहीं है, तुम आओ ये प्लेटफॉर्म के अंदर आके यहाँ पे मैच खेलो, सिलेक्शन की टीम रहेगी, अगर तुम्हारे में प्रतिभा है तो हम तुम्हें फिर पहले स्टेट लेवल पे, फिर नेशनल लेवल पे, फिर इंटरनेशनल लेवल पे ले जाएंगे। तो आने वाले सालों में हम ये देखेंगे कि एक बच्चा एक ऐसे गांव से आया जहाँ पे आज स्कूल भी नहीं है, बट वो बच्चा आके आज न्यूयॉर्क के अंदर एक क्रिकेट मैच खेल रहा है और अपने घर परिवार वालों को वो लाइफ दे पा रहा है जो लेदर बॉल के भी बच्चे नहीं दे पाते। तो इसी की बदौलत गली मोहल्ला क्रिकेट लीग की नींव रखी थी। तो मतलब आने वाले 5 साल के बाद अगर मैं आपसे पूछूं कि गली मोहल्ला इसका लीग का क्या फ्यूचर आप देखते हैं? मैं ये देता हूँ, इंडिया के अंदर एक तो 28 स्टेट्स हैं, इतनी यूनियन टेरिटरी है, दुनिया भर में इतने सारे देश है। तो आने वाले 1 साल के अंदर अगर ये मुहिम जो हमने नेशनल मूवमेंट की तरह चलाई है, तो इसमें 2 चीजें हो जाएंगी। एक तो ज्यादा से ज्यादा बच्चों को एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा क्रिकेट के जरिए जुड़ने का, अपनी पहचान बनाने का, अपना रोजगार करने का। और जो ये हमने नशा मुक्त भारत कैंपेन चलाया था, तो जो ऐसे ड्रग पेडलिंग में भी फंसे हैं वो भी सब बाहर आ जाएंगे। तो ये जो नया सिस्टम हम लेके आए हैं, टेनिस बॉल बॉट्स क्रिकेट लीग, तो ये इंडिया के अंदर अभी इतना प्रचलित नहीं है, क्योंकि यहाँ इंडिया के अंदर क्या बड़े मैदान है। फॉरेन में हम जाते हैं, जैसे दुबई जाते हैं, सिंगापुर, हांगकांग जाते हैं, जगह कम है, तो वहाँ लोग टूर्नामेंट और क्रिकेट बॉट्स के अंदर खेलते हैं, बट यहाँ ये खुले में खेलते हैं।
अब उनके अंदर जब वो खेलते हैं और यहाँ से बच्चा जाता है तो कभी पार्टिसिपेट नहीं कर पाता, क्योंकि सिंगल बच्चे की एंट्री बड़ी मुश्किल होती है। प्लस जब वो बच्चा जाता है उसने कभी उस तरीके के बैटों से नहीं खेला, उसको आदत है खुले मैदान में चौके छक्के मारने की, बट जब वो उस बॉक्स के अंदर जाता है तो खेल नहीं पाता। बट अगर आज ऐसा हो जाए कि हम उस बच्चे को बोले कि बेटा तू साल के 5 लाख 10 लाख 20 लाख 50 लाख कमा सकता है, सिर्फ तुझे जाके वहीं खेलना है, तो ऐसा अगर आज मैं गूगल भी करूं तो ना तो मुझे कहीं कोई एकेडमी मिलेगी और ना कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मिलेगा। बिल्कुल। तो ये इस वजह से ग्रास रूट्स बना है, जहाँ पे हम पिंडों के अंदर पहाड़ों के अंदर पलायन से रोकने के लिए बच्चों को बोल रहे हैं जहाँ हो तुम वहीं रुक जाओ, बस किसी तरीके से हमारे गली मोहल्ला क्रिकेट लीग के प्लेटफॉर्म तक पहुंचो, हमारे मैचेस खेलो और उसके बाद आगे बढ़ो। तो यूथ के लिए ये लीग जो है ये कौन से रियल अपॉर्चुनिटीज खोल रहा है सर? यूथ के लिए एक तरीके से तो ये अपॉर्चुनिटी खेलेगा कि जिस बच्चे के पास आज समझ लीजिए एजुकेशन नहीं है, हाँ, बट वो स्पोर्ट्स खेल सकता है और क्रिकेट खेलता है, हाँ, तो जहाँ पे वो ये प्रॉब्लम्स में आता था कि मैं स्टेट लेवल पे या नेशनल लेवल पे या बड़ी लीग में जाने के लिए पहले मुझे किट होनी जरूरी है, बैट होनी जरूरी है, ट्रेनिंग होनी जरूरी है। बट जो बच्चा आज गली चौल में खेल रहा है और जो बच्चा प्राइवेट स्कूल में खेल रहा है, तो प्राइवेट स्कूल में पहले उसको स्पोर्ट्स टीचर ट्रेनिंग देता है, फिर वो शाम को फॉर्मल ट्रेनिंग लेता है। उस बच्चे को मैं बोलूँ जाके बेटा तू इनके साथ भिड़ ले, तो वो बच्चा तो आगे कॉम्पीट कर ही नहीं जाएगा। तो जब वो टेनिस बॉल के फॉर्मेट में आएगा तो कॉम्पीट कर लेगा। अब इससे क्या होगा कि जब वो बच्चे हमारे पास निकल के आएंगे और दिखेंगे, तो हर स्टेट के अंदर एक्स क्रिकेटर्स का एक क्रिकेट बोर्ड बना रहे हैं हम। वो उन बच्चों को देखेगा कि ये बॉलिंग कैसे डाल रहा है, ये बैटिंग कैसे चल रहा है, फिर इन बच्चों को हम ट्रेनिंग कैंप्स में ले लेंगे और फिर हम पूरे देश में जो हमारी लीग चल रही है और विदेश में हो रही है, वहां इन बच्चों को बोलेंगे कि तुम जाके खेलो। तो ये देश को और इंटरनेशनली सबको जोड़ने का काम करेगा और क्रिकेट को बेस बना के इसकी नींव रखेगी। सर आपके हिसाब से अगर मैं यहाँ पर पूछना चाहूँ कि क्रिकेट के प्लेटफॉर्म को सोसाइटी को इमोशनली कैसे लेना चाहिए, क्योंकि आज भी बहुत सारे लोग हैं जो पेरेंट्स हैं जो इसे बहुत सीरियस नहीं लेते हैं, उनको लगता है कि नहीं बच्चा जो है वो बेटा तुम पढ़ाई करो, तुम्हें पढ़ाई ही करनी है, तुम्हें इंजीनियर ही बनना है। आज भी लोग स्पोर्ट्स की तरफ क्रिकेट की तरफ नहीं भेजते हैं बच्चों को, तो इसे कैसे देखते हैं? देखिए इसकी ट्रांसफॉर्मेशन में आपको एग्जांपल देता हूँ। हाँ, अभी इंडिया की लड़कियों की टीम वर्ल्ड कप जीती, बिल्कुल, और आप हैरान हो जाएंगे जिस दिन अगर आप सर्वे करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जिस दिन वो वर्ल्ड कप जीती और उनको प्राइज मनी और सब कुछ मिला, उनके माँ बाप की पेनफुल जर्नी सामने आई, तो सबसे ज़्यादा स्पोर्ट्स की दुकानों पे बैट खरीदने के लिए बेटी के साथ उनके फादर ही है। अच्छा, तो ये इतना बड़ा चेंज हुआ कि पहले जाते थे तो हम देखते थे शॉप्स के ऊपर बच्चे लड़के आ रहे हैं और उनके पेरेंट्स आ रहे हैं उनको बैट दिलाने, बट अब ये ट्रेंड आ गया कि फादर जाते हैं और बोलते हैं भाई मुझे सबसे बड़ा बैट चाहिए, अच्छा कि मेरी बेटी खेल सके। तो अगर हमें बेटियों को आगे बढ़ाना है और वुमेन एम्पावरमेंट करना है, तो सवाल ये है कि एक प्लेटफॉर्म और एक इनकम चाहिए। तो अगर ये प्लेटफॉर्म गली मोहल्ला क्रिकेट का जो हमने बनाया है, जिसके अंदर लड़कियों की भी लीग है अलग से और लड़कों की भी लीग है अलग से, तो अगर लड़कियां खेलेंगी तो हो सकता है कल तो वो बेटी जो आज हमारे साथ खेल रही है उसको नेशनल टीम के सेलेक्टर देख ले, हो सकता है आईपीएल के अंदर वुमेन प्रीमियर लीग होती है, हो सकता है वो उसको देख लें और वो बोले बेटा कोई बात नहीं तू हमारे पास आ, हम ट्रेनिंग देते हैं और तू अंदर आ जा। तो ऐसे बड़े सारे और मास लेवल पे बच्चे उभर के आ जाएंगे जो इंडियन आइडल के थ्रू हुआ और जो डांस इंडिया डांस के थ्रू हुआ। बट अनफॉर्चुनेट है कि क्रिकेट के लेवल में, स्पोर्ट्स के लेवल में देश भर में से वॉल्यूम में बच्चे निकल के आए, ऐसा कभी नहीं हो पाया। तो ये अगर गली मोहल्ला क्रिकेट लीग घर घर तक पहुंच जाती है तो इसमें से वो हो जाएगा कि अब वो माँ बाप को एक अवसर मिला है कि अगर मैं इस बच्चे को अपने एक बार मैच खिला लूँ, क्या पता है इसको ये यहाँ पे मौका मिल जाए और ये प्लेटफॉर्म के थ्रू कल को ये जाके न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम के अंदर भी खेल पाए। तो ये पहली बार जो चेंज है ये हमारे 10 साल की ग्रास रूट लेवल पे करी हुई काम की प्रतिभा है और उससे हमें प्रेरणा मिली है, जिस मोटिवेशन से आज ये प्लेटफॉर्म बनाया गया। बिल्कुल। अगर इस फाउंडेशन की मैं सबसे खासियत पूछना चाहूँ आपसे कि इस पूरी फाउंडेशन की खासियत क्या है सर, तो क्या कहेंगे? इस टाइप जो सबसे पहले मैंने बताया कि सरबद्दा भला, तो सरबद्दा भला के अंदर जब हम हमारा लोगो देखेंगे तो उस लोगो के अंदर सारे धर्मों के लोगोज हैं। तो जब हम सारे धर्म को साथ लेके चल रहे हैं और कम्युनिटी वेलफेयर कर रहे हैं तो उसके अंदर ये हो जाएगा कि जहाँ पे लोग स्पिरिचुअल पाथ को लेते हैं बट जब वो वापस अपनी लाइफ में जाते हैं दोबारा रिलीजन या कास्ट से भेदभाव हो जाते हैं। बट जब आप लंगर में बैठते हैं तब तो कोई नहीं पूछता तू अमीर है, तू गरीब है, तू किस धर्म का है। तो हमारे ये ऑब्जेक्टिव है कि स्पिरिचुअलिटी को साथ लेके चलें और उसको स्पिरिचुअल इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट में लाएं। स्पिरिचुअल इकोनॉमिक्स का ये मतलब है अगर तुम आज स्पिरिचुअल हो
तो तुम अपना घर परिवार भी चला सकते हो और उसके थ्रू इनकम भी जनरेट कर सकते हो। तो जहां जहां हम जाएंगे तो विकास के लिए संसाधन प्रोवाइड करना, ये स्पिरिचुअल इकोनॉमिक्स का पार्ट है। और ये गली मोहल्ला क्रिकेट एक जीता जागता एग्जाम्पल है, जहाँ जो काम शुरू करा गया स्पिरिचुअलिटी के लेवल पे, आज किस तरीके से बच्चों को एक लाइफ के लिए अपनी इनकम, एक पहचान और प्लेटफॉर्म करवा रहा है जो इकोनॉमिकली स्टेबल है। तो आज तक कभी भी स्पिरिचुअलिटी और इकोनॉमिक्स यानी फाइनेंस मिक्स नहीं हुआ है। तो ये हम लोगों के 10 साल के तजुर्बे से और आने वाले 10 साल में जो हमसे जुड़े उसको कमाई हो और इनकम हो और रोजगार मिले। वरना हम जितना मर्जी करते रहे, ना तो उनको स्ट्रेस से बाहर ला सकते हैं, ना एंजाइटी और डिप्रेशन से। तो इस मुहिम से ये ऑर्गेनाइजेशंस आने वाले सालों में और काम करेंगे। लेकिन सवाल एक और है सर, जैसे आपकी फाउंडेशन में तो बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारा यूथ जो है वो सब जुड़े हुए हैं, तो आप उनसे हर रोज़ उनसे मुलाकात होती होगी, बात होती होगी, तो ये जो स्ट्रेस की जो प्रॉब्लम है आजकल जो हम सबसे ज़्यादा यूथ में देख रहे हैं, स्ट्रेस डिप्रेशन, इससे यूथ निकले कैसे, क्या करें? ये एक बड़ी देखिए, इससे निकलने के लिए सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट है कि आप अपने फोन से निकले। और दूसरा क्या है, बात करें। पहले क्या होता था, पहले घरों के अंदर परिवार होते थे, तो मैं अपनी नानी से बात करता था, मैं अपनी दादी से बात करता था, मैं अपनी मम्मी से बात करता था, मैं पापा से बात करता था, तो मैं अपनी दिल की बातें कर लेता था। बट आज के टाइम में जो अनफॉर्चुनेट है कि हम किसी से बात नहीं करते, तो जो हमारे अंदर है वही रह जाता है। और दूसरी बात, हमें ये समझना जरूरी है कि जब आज हम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकते, तो जो हमारे बाहर हमारे रिलेशंस हैं या जो हालात हैं, ये भी हमारे कंट्रोल से बाहर होंगे। तो अगर मैं ये समझ लूं कि हर बार हर चीज मेरी तरीके से नहीं चलेगी, तब मैं अपने आप को कंट्रोल कर सकता हूँ। बट ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि सारे उस भाव में बह जाते हैं। और दूसरा, नेगेटिविटी को घर के अंदर लाना और बच्चों के अंदर डालना, ये रोकना पड़ेगा। और ये जरूर समझना पड़ेगा कि आज जो बच्चे और यूथ है वो आज से 30 साल 40 साल के जो उनके पेरेंट्स होते थे उनसे बड़े आगे हैं। तो जितना एक्सपोजर आज के यूथ को है वो पहले नहीं था। तो इसी वजह से जो स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन आगे चल के 40-50 साल के लोगों को होती थी, वो आज टीनेजर्स को होने लग गई है। तो स्कूलों के अंदर, कॉलेजेस के अंदर जहाँ पे सेशंस होते हैं, वहाँ पे मेंटल वेलबींग के, स्पिरिचुअलिटी से हाउ टू हैंडल थिंग्स, ताकि आपका रिमोट कंट्रोल किसी हाथ में ना रहे और आपके अंदर ही रहे, आप खुद को मैनेज कर सकिए। तो अगर बच्चों से ये नींव चलेगी, तब वो आगे जाके होंगे, ना कि हम जब वो बड़े हो जाएंगे और तब उनको बोलेंगे कि आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ आओ। तो माँ बाप को अपने बच्चों को संस्कारों के साथ स्पिरिचुअलिटी में जल्द उम्र में लाना चाहिए, ताकि वो आगे के लिए तैयार हो जाए। कोरोना का जो टाइम था सर, वो सबने देखा कि वो एक ऐसा टाइम था जिसमें हर कोई जो है बड़ा परेशान था, लोग अपनों को ही बचा नहीं पा रहे थे, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा था, सिलेंडर के लिए इधर उधर भाग रहे थे। तो उस दौरान हमारी फाउंडेशन जो है, इसने कैसे लोगों की मदद की? हम लोगों ने इसी तरीके से अपने हेल्पलाइन नंबर चालू किए, और उसके अंदर ये हेल्थ केयर लंगर सेवा के अंदर है। तो उसके अंदर हमने एक प्लेटफॉर्म बनाया, जिस प्लेटफॉर्म के थ्रू अगर कोई किसको जानता था जिसके पास सिलेंडर था, और कोई ऐसा था जिसको सिलेंडर चाहिए था, तो वो रिक्वायरमेंट हमारे पास आती थी, हम उसको मैच करते थे और दूसरों को पहुंचा देते थे। यहाँ तक कि जब अंतिम संस्कार की भी बारी आई और कई घर वालों ने अपने घर वालों को भी एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, उस टाइम पे भी ये जो क्रिमेशन वाला प्रोसेस था, उसके अंदर भी हम लोगों ने बड़ा रोल अदा किया। और यही वो समय था जब हमने देखा कि हर बंदा पॉलिटिक्स भूल गया, हर बंदा धर्म भूल गया, हर बंदा कास्ट भूल गया, बट उसके बाद जब ठीक हो गया सब उसी में दोबारा लग गए। तो इसी तरीके से कोरोना के अंदर ये प्रेरणा सरबद्दा भला की और आगे चलने की हमारे को मिली। अगर आने वाले टाइम की, जैसे आपने बताया कि अभी तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आपके पास हैं जो अभी आने वाले टाइम पे आपको करने हैं, तो आपको अगर मैं सपोर्ट की बात करूं तो किस तरह का सपोर्ट मिल रहा है ताकि आप लगातार ये कार्य करते रहें? देखिए, इसमें आज तक जितने भी परिवार हमसे जुड़े हैं, जो मैंने आपको बताया 2 से 3 लाख, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सब घरों में रोजगार मिला है। हाँ। उसके बाद अभी हमने किसी भी गवर्नमेंट एड पे नहीं गए, बल्कि अब हम लोग पैन इंडिया लेवल पे योगा, आयुर्वेदा, नेचुरोपैथी के सेंटर्स खोल रहे हैं। अच्छा। तो वो बन रहे हैं ज्ञान केंद्र। तो उसमें क्या होगा कि एक जगह पे बच्चों को ट्रेनिंग दी जाएगी और वही बच्चे आगे ट्रीटमेंट करेंगे। तो जब कोरोना हुआ उसके बाद बड़े सारे लोग एलोपैथी से हटके ये योगा, आयुर्वेदा के अंदर आ गए। बट आज आप देखें, इसके अंदर जो लोग प्रोफेशनली ये सिखा सकते हैं वो बड़े लिमिटेड हैं, क्योंकि वो हैं पहाड़ों में या पिंडों में जगहों पे। तो हम लोगों के ये जो ज्ञान केंद्र बनने जा रहे हैं, ये ज्ञान केंद्र के अंदर हम बच्चों को बुलाएंगे, उनको ट्रेनिंग देंगे। ट्रेनिंग करने के बाद जो सेंटर हमारे खुलेंगे वहाँ रहेंगे। और कल को कोई बंदा कहता है कि मैंने तो सिंगापुर के अंदर मुझे योगा, आयुर्वेदा, नेचुरोपैथी का सेंटर खोलना है, या मेरे पास आया ट्रेनर भेजो,
तो ट्रेनर कहाँ से जाएगा, यहाँ चला जाएगा। तो इसमें अच्छा। सबसे अच्छी बड़ी बात है, दोबारा एक मासिस का काम है, वॉल्यूम का काम है, लड़कों का काम है, लड़कियों का काम है। तो ट्रेनिंग और थेरेपी से आने वाले कल के लिए हम अपने यूथ को तैयार कर सकते हैं। तो अब मैं एक और मैसेज आपकी तरफ से चाहूंगी कि जितने भी लोग हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, खासतौर से यूथ, क्योंकि आप यूथ के लिए बहुत काम कर रहे हैं, तो लगभग 10 साल का समय जो है बीत चुका है, और अभी तो 10 नहीं, बहुत सारे साल हैं जिसमें लगातार काम करना है। तो यूथ के लिए क्या मैसेज होगा सर? मैं यूथ के यही मैसेज देना चाहूंगा कि सबसे पहले तो जो स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन से हैं, इससे बाहर निकलने के लिए आप बात करें, किसी से भी करें, बट बात जरूर करें। और दूसरा, यूथ को मैं बोलना चाहूंगा कि आप भी इस, जो ये हमारे पास एक सोच है कि भाई स्पिरिचुअलिटी इज फॉर दी ओल्डर, तो उससे बाहर है और आप स्पिरिचुअलिटी से जुड़े, चाहे किसी से भी जुड़े। और तीसरा, ये जो गली मोहल्ला क्रिकेट लीग हम लोगों ने बनाए हैं, gmcricketleague.com जो इसका पोर्टल है, ये एक बहुत बड़ा मंच है कि अगर आप चाहते हैं अपना भाई, आपका दोस्त, आपकी बेटी, कोई भी ऐसा है जिसको आज कमाई नहीं हो रही और वो स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन में है, तो कैसे मैं उसको पहले पहचान दूं और कैसे मैं उसको एक इनकम का जरिया दूं। तो ये गली मोहल्ला क्रिकेट लीग जो ग्रास रूट्स टेनिस बॉल टूर्नामेंट हम लोग करवा रहे हैं, इसके अंदर आप बढ़ चढ़ के जुड़े और अपना इसके अंदर पार्टिसिपेशन करें। एक और छोटा सा क्वेश्चन है सर मेरा। आजकल जैसे हम देखते हैं सर, यूथ का सबसे बड़ा फ्रेंड जो है वो उनका मोबाइल फ़ोन ही है। हम अक्सर देखते हैं कि पेरेंट्स बैठे होते हैं लेकिन बच्चे फिर भी अपने मोबाइल में लगे होते हैं, और कुछ पेरेंट्स तो ऐसे हैं कि बच्चे भी मोबाइल में लगे हुए हैं, पेरेंट्स भी मोबाइल में लगे हुए हैं, उनकी अलग अलग दुनिया हो गई है, और इसका बहुत बड़ा असर हम बच्चों की खुद की उनकी पर्सनल लाइफ में देख रहे हैं, जो लास्ट में आकर कहीं ना कहीं सुसाइड पे जाकर थम रही है। तो इसका क्या निकल कैसे सकते हैं इससे? देखिए, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। हाँ। तो अगर मैं उसको देखूं कि ये बड़ा अच्छा जरिया है हमारे को इन्फॉर्मेशन लेने का, लोगों तक अपनी बात पहुंचाने का। आज आप देख रहे हैं ट्रेंड आ गया यूट्यूबर्स का, इन्फ्लुएंसर्स का, तो ये भी तो एक रोजगार बन गया। बट जो ये बात है कि एक टेबल पे 4 घर के बैठे हैं बट 4 अपने फोन पे ही लगे हैं, यही जो बातचीत नहीं होती, यही कारण है आगे चल के कोई ना कोई अपने घर वाले को खो देता है और बाद में वो कहता है काश मैंने बात कर ली होती। बिल्कुल। तो ये जो काश मैंने बात कर ली होती, इससे बेटर है कि आज फोन साइड पर रख के आज ही बात कर लें। तो इसी से अगर हम बोलना चालू करें, बात करना चालू करें। आज जो ये हमारा कल्चर बन गया है न्यूक्लियर फैमिली का, जहाँ सिर्फ पेरेंट्स होते हैं, दादा दादी नहीं होते, नाना नानी नहीं होते, ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है सोसाइटी के अंदर, जिस वजह से छोटे बच्चे और यूथ ज्यादा डिप्रेशन में और ड्रग्स में जा रहे हैं। पहले ये नहीं होता था क्योंकि वो चेक रखते थे, बट अब अगर फैमिली मेंबर्स ही आपस में बिजी हैं और इनकम जनरेट कर रहे हैं, तो वो घर वाला तो कहेगा कि भाई मैं तो घर के लिए इनकम लाता हूँ, तो मैं क्या बातचीत करता रहूँ। तो वो जो वैक्यूम है वो बहुत बड़ा कारण है। और हम जो मर्जी कर लें, जो भी स्कूलों के अंदर या कॉलेज में काउंसलिंग है, उससे ज्यादा सबसे जरूरत है घर परिवार के मेंबर्स की आपस में बातचीत करना। जब तक वो आपस में बोलेंगे नहीं, बातचीत नहीं करेंगे और इससे नहीं निकलेंगे, तब तक इसका निवारण नहीं हो सकता है। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके, और मैं तो ये कहूँगी कि आपको बेस्ट विशेस हैं, क्योंकि वाकई में जो काम आप लगातार कर रहे हैं, जिस तरह से आप काम कर रहे हैं, ये बड़ा, मतलब मुझे लगता है कि बड़े अच्छी चीज़ है। आपसे मिलकर मुझे लगा कि वाकई में यूथ के लिए बहुत कुछ अभी है हमारे पास जो हम यूथ को दे सकते हैं इस मोबाइल के अलावा। तो एक छोटा सा मैसेज और मैं आपसे चाहूँगी सर। हम लगातार, जैसे हमने देखा कि 10 साल से आपने काम किया है, आने वाले फ्यूचर में भी आपके अपने अलग अलग प्रोजेक्ट्स हैं जो आपको करने हैं। क्या कोई ऐसा प्रोजेक्ट है सर जो आपके बहुत दिल के करीब हो, जो आपने मतलब करा है कि कंचन ये ना मेरे बिल्कुल, मतलब ये मेरा बच्चा है, मैंने ऐसे सोच के किया, कोई ऐसा प्रोजेक्ट? ये जो प्रोजेक्ट है ये हमारा दिल्ली मोहल्ला क्रिकेट लीग ही है। अच्छा। क्योंकि ये हमने एक प्लेटफॉर्म ऐसा बनाया है जिसके थ्रू कोई भी कहीं तक पहुंच सकता है, पहचान भी कर सकता है और रोजगार भी बना सकता है। और आप देखिए कितनी बड़ी नेशनल मूवमेंट हो सकती है, क्योंकि हर बंदा क्रिकेट से जुड़ा है। बट आज वो इतने सारे बच्चे जो जुड़ जाते हैं और किसी ना किसी वजह से अपनी इनकम नहीं कमा पाते और बड़ा लेवल पे नहीं जा पाते, उन घरों के अंदर डिप्रेशन, सुसाइड और निराशा ज्यादा है। बट फिर भी अगर 100 लोग निराश है तो 900 लोग लाइन में लगे हुए हैं दोबारा उसी में चलने के लिए। बिल्कुल। ये उल्टा कर देगा। यहाँ अगर 900 लोग जुड़ेंगे तो 900 लोग आगे बढ़ सकते हैं, शायद 100 ही ना बढ़ पाए। बिल्कुल। बट अगर उनको ये प्लेटफॉर्म सेट हो गया तो पूरे इंडिया की स्टेट्स बढ़ी हैं, यूनियन टेरिटरी बढ़ी है, पूरी दुनिया बढ़ी है, तो ग्लोबली बंदा जाके कभी भी कहीं जगह पे सिर्फ क्रिकेट के माध्यम से ही अपनी पहचान, अपने परिवार के लिए इनकम बना सकता है। जहाँ आज 10,000 से 20,000 रुपये कमाना बड़ा मुश्किल है, वहाँ 40 से 50,000 रुपये पर मंथ बताइए एक बच्चा कमा सकता है। और आज देश में ऐसे बच्चे हैं
जो पढ़े लिखे भी नहीं है बट फिर वो 20 लाख 30 लाख रुपए क्रिकेट खेल के, टेनिस बॉल से खेल के दुनिया भर में कमा रहे हैं, बट अवेयरनेस नहीं है। तो ये दिल्ली मोहल्ला क्रिकेट लीग मेरे दिल के बड़े करीब है, और मैं चाहूँगा आने वाले सालों के अंदर जो बच्चे यहाँ से निकले वो नॉट ओनली इंडिया की टीम में रिप्रेजेंट करे, बट हो सकता है चल तो कोई बच्चा यहाँ से निकले और वो ऑस्ट्रेलिया की टीम का कैप्टन हो, तो हम कहीं जाएंगे तो देखेंगे यार ये तो अपना ही निकला। तो ये दिन जरूर आएगा। बिल्कुल। तो जितने भी लोग हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, अगर उनके मन में ये सवाल है कि सर जुड़े कैसे आपसे, तो इसका थोड़ा सा बताइए। तो इसके लिए हम लोगों के तो सोशल मीडिया पेजेस हैं जीएम क्रिकेट लीग के, और www.gmcricketleague.com हमारी ये वेबसाइट है जिसके अंदर ये लीग की सारी इंफॉर्मेशन है, और उसी से जुड़ के वो अपनी टीमें रजिस्टर कर सकते हैं। और ये पहली बार हो रहा है कि पैरेलल 5 स्टेट्स में, दिल्ली, यूपी, पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र, और 5 देशों में, पूरा मिडल ईस्ट रीजन जिसको हम मीना बोलते हैं, हांगकांग, सिंगापुर, मलेशिया और नेपाल, वहाँ तो 5 देश 5 स्टेट अगर साथ आ जाए तो इन स्टेटों के बच्चे उस कंट्रीज में जाके खेल सकते हैं और बिना किसी खर्चे के। तो ये दिल्ली मोहल्ला क्रिकेट लीग और gmcricketleague.com ये इनको प्लेटफॉर्म दिया गया है कि आप इसके थ्रू अपनी जिंदगी बनाएं। बिल्कुल। और देखिए अगर आपके अंदर टैलेंट है तो आप क्या नहीं कर सकते हैं। आपने देखा कि आप इससे अपनी लाइफ में मतलब बच्चे भी कितना चेंजेस अपने लिए कर सकते हैं। बड़ा अच्छा लगा सर आपसे मिलके, और मैं तो चाहूंगी कि लोग ज्यादा से ज्यादा हमारा यूथ जुड़े, जो अब आने वाले टाइम पे हम देखते हैं नशे की तरफ बढ़ रहा है, सुसाइड केसेस इतने ज्यादा सुन रहे हैं। बहुत अच्छा होगा, आपका दिमाग ही डाइवर्ट हो जाएगा, मतलब आप खेल खेल में कहाँ पहुंच जाओगे आपको पता ही नहीं चलेगा। कितने लोगों को करियर मिल जाएगा, कितने लोगों को करियर मिल जाएगा। मतलब जहां लोग सोचते हैं कि भाई मेरा बच्चा तो पढ़ाई में दिमाग ही नहीं लगाता है, ये तो पढ़ता ही नहीं है, इसके बस की ही नहीं है, तो आप खेल के भी कमा सकते हो। तो बड़ा अच्छा लगा सर आपसे मिलके, और उम्मीद करूंगी फिर मिलेंगे और बहुत सारी जानकारी ऐसे साझा करेंगे। बहुत अच्छा लगा सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर।